वेलकम बैक गाइस इन अनदर क्लास ऑफ इमेज बेस्ड सीरीज। अब तक की इमेज बेस्ड के क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोसीजर वाले इमेज बेस्ड क्वेश्चन कौन से हैं, डिजीज वाले इमेज बेस्ड क्वेश्चन कौन से हैं और हॉस्पिटल्स में काम आने वाले जनरल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं। आई होप गाइस कि ये सभी इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आपकी हेल्प कर रहे होंगे नॉरसेट एग्जाम की प्रिपरेशन के अंदर, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा फोकस उस एग्जाम पर है कि वो क्या क्वेश्चंस जो है अपने एग्जाम्स में इंक्लूड करने वाला है। इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी के मद्देनजर हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरे इमेज बेस्ड क्वेश्चन का, यानी कि हमारे नेक्स्ट इमेज बेस्ड क्वेश्चन सीरीज, दैट इज इमेज बेस्ड क्वेश्चन ऑफ पीडियाट्रिक्स। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। आवर फर्स्ट इमेज बेस्ड क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज आइडेंटिफाई दिस। क्या है ये? फेमस क्वेश्चन रहा ये, एम ऋषिकेश ने अपने एग्जाम में पूछा था। आपको ये शूज दिख रहे होंगे ना यहाँ पर, दिस इज शूज, और इनके बीच में एक बार लगा हुआ है, यस और नॉट? यस। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो शूज है ना, इनको हम लोग बोलते हैं डेनिस ब्राउनी बार शूज। गुरुजी क्या होते हैं ये शूज? यह जो शूज होते हैं ना, यह शूज एक कंडीशन में काम आते हैं जिस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्लब फुट। क्लब फुट। अब आप बोलेंगे कि सर ये क्लब फुट क्या होता है? क्लब फुट का मतलब है वह कंडीशन जिस कंडीशन में हमारा जो फुट है, फुट में जो नॉर्मल पैडल आर्च बनती है वह आर्च नहीं बन पाती है, उस आर्च में एक डिफॉर्मिटी होती है, जिस डिफॉर्मिटी की वजह से हमारी बॉडी का वेट हमारे फ्लोर पर एक स्पेसिफिक अलाइनमेंट में नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमारा गेट यानी कि हमारे चलने का तरीका एबनॉर्मल हो जाता है। इस प्रकार तो जब कभी भी किसी भी बेबी के फुट में एबनॉर्मलिटी हो, फुट की बोन्स में एबनॉर्मलिटी हो, उस एबनॉर्मलिटी को करेक्शन करने के लिए, सही तरीके से कहा जाए तो उस एबनॉर्मलिटी को फर्दर प्रोग्रेशन, उस एबनॉर्मलिटी का फर्दर प्रोग्रेशन को रोकने के लिए हम जिन शूज का, जिन करेक्टिव डिवाइसेस का प्रयोग करते हैं उनका नाम है डेनिस ब्राउनी बार शूज। इनके अंदर एक अबडक्टर बार भी होता है जो कि लेग्स को प्रॉपर डिस्टेंस पर सेपरेट रखता है, उसी की वजह से लेग्स सही फॉर्म में, सही तरीके से, सही मैनर में अलाइनमेंट मेंटेन कर पाते हैं। देखिए नेक्स्ट इमेज बेस्ड क्या दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? ये क्या है भाई? कोलोस्टोमी का पाउच दिख रहा है क्या? कौन सा पाउच है ये? देखो होता क्या है, नॉर्मली आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें कैथेटर, यूरिनरी कैथेटर जो है वो नहीं लगा होता है। छोटे बच्चों में, नियोनेट्स मेनली में यूरिनरी कैथेटर नहीं होता है। ऐसे नियोनेट्स में यूरिन को कलेक्ट करने के लिए ऐसा यूरिनरी बैग काम में लिया जाता है। इसको बेबी से जो है एडेयर कर देते हैं उसके जेनिटल एरिया पर, और वहां से फिर यूरिन को कलेक्ट कर लिया जाता है। तो छोटे बच्चों में कई बार यूरिन को कलेक्ट करने के लिए हम जिस बैग का प्रयोग करते हैं उस बैग को हम लोग बोलते हैं यूरिनरी बैग। तो दिस इज यूरिनरी बैग फॉर पीडियाट्रिक एज ग्रुप। ये क्या है भाई? आइडेंटिफाई दिस। क्या ये खिलौना है जो बच्चों के डेवलपमेंटल डिले वाले बच्चों में काम आता है, या फिर ये कुछ और है? ये कुछ और है। आपने नाम सुना होगा छोटे बच्चों में, मेल बेबी में कई बार टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी की वजह से, डेवलपमेंटल डिले की वजह से, कई बार एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकली भी टेस्टिस जो होते हैं वो या तो टाइम पर डिसेंड नहीं हो पाते हैं, या फिर जो टेस्टिस छोटे बच्चों में होते हैं वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो कई बार क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना होता है टेस्टिस का कि उनका वॉल्यूम, नॉट अ लेंथ, उनकी लेंथ नहीं, उनका वॉल्यूम प्रॉपर है या नहीं है, एज के अकॉर्डिंग प्रॉपर है या नहीं है। कई बार उनका वॉल्यूम एक्सिस भी हो सकता है और लो भी हो सकता है। ऐसे में हम प्रयोग करते हैं एक डिवाइस का, एक मेडिकल क्लिनिकल इंस्ट्रूमेंट का, जिसका नाम होता है ऑर्किडोमीटर। इस ऑर्किडोमीटर से हम टेस्टिस की साइज को कंपेयर करते हैं और उसके बेसिस पर ट्रीटमेंट को शुरू कर देते हैं। तो व्हाट इज दिस? दिस इज ऑर्चाइडोमीटर और ऑर्काइडोमीटर। ऑर्किडो का मतलब क्या हो गया? यहां पर इसका मतलब होता है
टेस्टिस। समझ गए क्या? नाउ मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक। हाँ भाई, ये क्या है? क्या है ये? क्या ये एक बीटी सेट है? सर बीटी सेट तो नहीं लग रहा, फिर क्या है? देखो, हमारे पीडियाट्रिक एज ग्रुप वाले पेशेंट्स में हमको अगर कोई फ्लूइड एडमिनिस्टर करना है तो फिर उसे स्लोली एडमिनिस्टर करना होता है, क्योंकि छोटे बच्चों का वेट 10 किलो, 5 किलो, 6 किलो होता है। ऐसे में अगर उन्हें ज़्यादा फ्लूइड एडमिनिस्टर कर दिया जाए तो उन्हें इडीमा हो सकता है, उन्हें पल्मोनरी जो है इडीमा हो सकता है, पल्मोनरी इडीमा हो सकता है, न्यूमोनिया हो सकता है। ऐसी कंडीशंस को प्रिवेंट करने के लिए, फ्लूइड को स्पेसिफिक और लिमिट अमाउंट में देने के लिए, फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए हम यूज़ करते हैं दिस डिवाइस का। इस डिवाइस का नाम होता है कैपेसिटेटर। इस डिवाइस का नाम होता है कैपेसिटेटर, या कैपेसिटेटर भी बोलते हैं, और कई जगह पर इसको कहा जाता है ब्यूरेट सेट। ब्यूरेट सेट का मेन फायदा यह होता है कि जो हमारी आईवी, मान लीजिए यह एक बोतल है जिसमें फिल्ड है NaCl, नॉर्मल सलाइन है, मान लो इसके अंदर 0.9% नॉर्मल सलाइन है मान लो। तो अब इस बोतल से, इस सलाइन की बोतल से सबसे पहले मैं कनेक्ट कर दूंगा इस डिवाइस को। इस डिवाइस में मान लो इस बोतल में है 500 ml फ्लूइड, तो इसके अंदर आ जाएगा मान लो 100 ml फ्लूइड। तो हम इसके अंदर, फिर यहाँ पर एक टिप होती है, उस टिप के अंदर भी फ्लूइड जो है वो धीरे धीरे बेबी में जाएगा, और उस टिप के बाद यहाँ पर एक ट्यूब होती है जो कि हमारे आईवी कैनुला से कनेक्टेड होती है। तो यहाँ पर है कि एक चांसेस तो ये होगा कि 500 ml फ्लूइड पूरा का पूरा मान लो आपको एक बेबी को देना है 24 घंटे के अंदर। तो अगर आप बोतल से लगाओगे तो चांसेस हैं कि पूरा का पूरा फ्लूइड चला जाए, लेकिन इस सेट से लगाओगे तो एक तो आइडियोलॉजी है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी फ्लूइड जाएगा वो 100 ml ही जाएगा। इसके चैम्बर की मैक्सिमम कैपेसिटी ही 100 ml है। और सबसे खास बात, यहाँ पर स्पेशल प्रकार की जो है एक ड्रिप होती है, एक लाइन होती है जिसे टिप 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 थोड़ा सा ही ब्लड निकलेगा। तो क्या है ये? कैपेसिटेटर है, यह ब्यूरेट सेट है। यह फ्लूइड को कैलकुलेटेड देने में यह काम आता है, फ्लूइड के वॉल्यूम को, फ्लो को मेंटेन करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको समझो भाई, क्या लिख रहा है ये स्क्रीन पे, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है ये। कैपट सक्सीडेनम की कंडीशन को यहां पर दिखा रखा है। देखो, दो कंडीशन होती है, ठीक है, एक होता है सिफेल हिमेटोमा और दूसरी कंडीशन होती है कैपट सक्सीडेनम। तो सिफेल हिमेटोमा में तो क्या होगा कि दोनों की दोनों क्या है, बर्थ इंजुरीज की वजह से होने वाली, डेवलप होने वाली कंडीशन है। कैपट सक्सीडेनम में तो क्या होगा कि जो हमारा स्केल्प वाला एरिया है, ड्यूरिंग डिलीवरी अगर इस पर कोई प्रेशर पड़ा है वेजाइना की वजह से, तो वहां पर एक फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो फ्लूइड वाले एरिया को प्रेस करना इजी होता है। तो एग्जाम में आपको पहले ये वाला एरिया दिखाए और उसको प्रेस करके दिखाए और वो प्रेस हो जाए। अगर वो प्रेस हो जाए तो समझ लेना वह क्लिनिकल कंडीशन कैपट सक्सीडेनम है। क्योंकि सिफेल हिमेटोमा जो होता है उसको तो अपन प्रेस ही नहीं कर सकते। मान लो ब्लड है तो ब्लड तो आकर के क्लोट बन जाएगा ना, ब्लड तो आकर के क्लोट बन जाएगा, और क्लोटेड वाले पार्ट को कंप्रेस करना कंपेयर टू इडीमा वाले पार्ट के बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ऐसे में आप इस इमेज को देख करके याद रखेंगे, अगर आपको सिर के वाले हिस्से में कंप्रेशन हो सकता है तो वह हिस्सा कैपट सक्सीडेनम है, वह जो कंडीशन है वह कैपट सक्सीडेनम की कंडीशन है। ठीक है, हाँ भाई, आइडेंटिफाई दिस कंडीशन। अब यह कंडीशन जो है, अगर मान लो आपको ऑप्शन में सिफेल हेमेटोमा ओनली दिया हुआ है तो यह सिफेल हेमेटोमा होगा, ओनली अगर आपको कैपट सक्सीडेनम दिया है तो ओनली होगा। समझ में आ गई क्या बात? लेकिन ऑप्शन में लिखा हुआ है कि नॉट कंप्रेसेबल, तो वो क्या होगी? सिफेल हेमेटोमा होगी। अभी इसको देख करके हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि ये सिफेल हेमेटोमा है या फिर कैपट सक्सीडेनम। क्लियर हो रही है बात? ये क्या है, इसमें कौन सी कंडीशन दिखाई गई है? देखिए, यह जो नियोनेट है इसकी हाफ बॉडी जो है वह पिंक रेडिश कलर की है और हाफ बॉडी जो है वो उसकी नॉर्मल कलर की है।
ऐसे में होता क्या है कि इस प्रकार के साइन को हम लोग बोलते हैं हार्ले, इस प्रकार के साइन को हम लोग बोलते हैं हार्ले क्विन साइन। अरे क्या होता है ये हार्ले क्विन साइन? हार्ले क्विन साइन का मतलब यह होता है कि हाफ बॉडी में अलग कलर होगा और दूसरे साइड हाफ बॉडी में अलग कलर होगा। सवाल यह बनता है कि ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बॉडी में ब्लड, जो हमारा ब्लड वाला सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर वाला सिस्टम है, उसके अंदर अबनॉर्मल शंटिंग हो चुकी है। इस प्रकार की जो स्थिति वो दिखाती है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज को, ब्लड की शंटिंग को, कंजेनाइटल एनोमलीज को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के साइन को बोलते हैं हम हार्ले क्विन साइन। नाउ मूव ऑन अवर नेक्स्ट इमेज। आइडेंटिफाई करो भाई ये क्या है, क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, आपने पीडियाट्रिक एज ग्रुप के क्लाइंट्स के एक डिसऑर्डर के बारे में पढ़ा होगा, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट। यस और नॉट? आपने सुना होगा क्लेफ्ट लिप का बनना और क्लेफ्ट पैलेट का बनना। अब यार, जो ये क्लेफ्ट लिप होता है और क्लेफ्ट पैलेट होता है, और जब इनकी सर्जरी की जाती है तो सर्जरी करने के बाद इस हिस्से में एक विशेष प्रकार का इंसिजन लगाया जाता है। उस इंसिजन को देखो, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट। तो क्लेफ्ट लिप के लिए जो सर्जरी की जाती है ना, उस सर्जरी को हम लोग बोलते हैं जेडप्लास्टी। ठीक है, जेडप्लास्टी नाम की सर्जरी यहां पर की जाती है। जेडप्लास्टी करने के बाद उस हिस्से की हमें हीलिंग प्रॉपर करवानी है, और हमारे जो लिप्स हैं उनका वो चिक्स का एक पार्ट है, और चिक्स की मूवमेंट रेगुलर होती रहती है। बच्चा कुछ फीडिंग करेगा तब भी चिक की मूवमेंट होगी, बच्चा आवाज करेगा तब भी चिक की मूवमेंट्स होगी, और अपने वाले पार्ट को बेबी, अपने माउथ वाले पार्ट को बेबी जो है वो हैंड से टच करके भी उसको डिस्टर्ब कर सकता है। ऐसे में जो हमने सर्जरी की है, उस सर्जरी वाले पार्ट को स्टेबल रखने के लिए हम यूज करते हैं एक डिवाइस का। वो डिवाइस इस वाले पार्ट की प्रॉपर हीलिंग होने देता है। इस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं लोगान बो। तो लोगान बो का मेन यूज क्या होता है? क्लेफ्ट लिप वाले सर्जरी वाले जो हिस्सा है क्लेफ्ट लिप का, उसको प्रॉपरली मेंटेन रखने में इसका प्रयोग किया जाता है। हाँ भाई, ये क्या दिखाई दे रहा है? पहचानो, कौन सी कंडीशन दिखाई दे रही है? आप लोगों ने हर्निया का नाम सुना है ना? एब्डोमिनल ऑर्गन जो होते हैं वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, जो हमारा नियोनेट है, नियोनेट का जो अम्बलाइकस वाला हिस्सा है, वहां से पेरिटोनियम मेम्ब्रेन के अंदर, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के अंदर गैस्ट्रिक ऑर्गन्स जो होते हैं वो आउटवर्ड प्रोट्रूड हो जाते हैं। अम्बलाइकस से ही होते हैं, उसी एरिया से होते हैं। इस प्रकार की कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ओम्फेलोसील। इस प्रकार की कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ओम्फेलोसील। और ठीक इसी प्रकार यहां पर आप देखेंगे कि सेंट्रल वाले पार्ट को छोड़कर साइड वाले किसी भी हिस्से से गैस्ट्रिक ऑर्गन्स पेरिटोनियम के बाहर, पेरिटोनियम को हटा देते हैं और खुद ही बाहर निकल आते हैं। इस प्रकार गैस्ट्रिक ऑर्गन्स का प्रोट्रूड होना कहलाता है गैस्ट्रोस्कियासिस। गैस्ट्रोस्कियासिस, ठीक है। आइडेंटिफाई दिस। क्या दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर? स्क्रीन पर आपको जो इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है उसका प्रयोग किया जाता है स्किन फोल्ड थिकनेस को मेजर करने में। होता क्या है कि छोटे बच्चे जो हमारे होते हैं ना, उनकी ग्रोथ को मेजर करने के वाले पैरामीटर्स को बोलते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक पैरामीटर्स। ऐसे में कई बार हमें उन छोटे बच्चों में क्वाशियोरकोर, मेरस्मस, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए उनकी जो स्किन होती है उसके फोल्ड को, स्किन के फोल्ड की थिकनेस को मेजर करना होता है। अगर ये स्किन के फोल्ड की थिकनेस प्रॉपर नहीं है तो ये इंडिकेट करती है बेबी में फैट की डेफिशिएंसी को। तो ऐसे में हम यूज करते हैं विशेष प्रकार के कैलिपर का। इस कैलिपर के सहायता से
स्किन फोल्ड की जो थिकनेस होती है उसको मेजर कर लिया जाता है, मेनली ट्राइसेप वाले एरिया में, मेनली ट्राइसेप वाले एरिया में उसको मेजर कर लिया जाता है। इस प्रकार के डिवाइस को हम लोग बोलते हैं हार्पेन, हार्पेन डेन कैलिपर। इस प्रकार के डिवाइस को हम लोग बोलते हैं हार्पेन डेन कैलिपर। क्या करता है हार्पेन डेन कैलिपर? स्किन फोल्ड थिकनेस को मेजर करने का काम करता है ये, ठीक है। फिर मूव करो हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। व्हाट इज दिस? क्या नजर आ रहा है ये? यह एक विशेष प्रकार का लेंथ को मेजर करने वाला यूनिट है, डिवाइस है। इसके अंदर हम नॉर्मली इन्फेंट्स को रख सकते हैं, छोटे 1 साल तक के बच्चों की लेंथ को मेजर कर सकते हैं कि वो बच्चे खड़े नहीं हो सकते, वो बच्चे जो है स्टैंड अप नहीं हो सकते। ऐसे में उनकी लेंथ को मेजर करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं इन्फेंटोमीटर, उसे हम लोग बोलते हैं इन्फेंटोमीटर। तो यह जो इन्फेंटोमीटर है ये छोटे बच्चे की लेंथ को मेजर करता है, 1 साल से छोटे बच्चे की लेंथ। हाँ भाई, क्या दिखाई दे रहा है ये? व्हाट इज दिस? This is a special type of device which is used for calculation, which is used for drug calculation based on weight and length। यानी कि छोटे बच्चे का इमरजेंसी कंडीशन में, छोटे देखो 2018 के दिल्ली एम्स के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, थ्योरेटिकली उसने पूछा था कि इमरजेंसी में पीडियाट्रिक क्लाइंट के हाइट और वेट के बेसिस पर ड्रग कैलकुलेशन करना है, किस टेप के आधार पर किया जाएगा? तो यह एक टेप होती है जिसे हम लोग बोलते हैं ब्रोसेलो टेप, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्रोजेलो टेप, ठीक है। तो यह जो ब्रोजेलो टेप होती है उसे, यह वेट पर बेस्ड होती है, हाइट पर बेस्ड होती है। अलग अलग तरह के इसमें कलर कोड्स होते हैं, मेनली 9 तरह के इसमें कलर कोड होते हैं। इन्हीं कलर कोड के आधार पर हम बेबी के लिए, न्यूनेट्स के लिए, पीडियाट्रिक एज ग्रुप क्लाइंट के लिए ड्रग कैलकुलेशन करते हैं। इस टेप को हम लोग बोलते हैं ब्रोसेलो टेप, ठीक है। नाउ मूव ऑन इट। क्या है भाई ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? सब प्रसंग व्याख्या करो। दिए गए छाया चित्र की, दिए गए छाया चित्र में हमें एक विशेष प्रकार का व्यवस्था जो है वो प्रतीत हो रही है। उस विशेष प्रकार की व्यवस्था में क्या हो रहा है भैया? हो ये रहा है कि एक छोटा बच्चा लेटा हुआ है, उसके ऊपर एक ढक्कन को रखा हुआ है। अरे भैया ये ढक्कन नहीं है, ये क्या है? ऑक्सी हुड। अगर इमेज अच्छे से नहीं भी दिख रही है तो मेरी बात ध्यान से समझना। जो हमारा बेबी होता है ना, छोटा वाला बेबी, नियोनेट जो दुनिया में आ चुका है, तो वो नियोनेट को अगर ऑक्सीजन की जरूरत पड़े तो यार मास्क तो लगा नहीं सकते ना, मास्क तो प्रॉपर फिट नहीं होता है बेबी को, वो हटा देगा। ऐसे में क्या करते हैं, उस 1 दिन के बच्चे को ऑक्सीजन देने के लिए उसके ऊपर एक कवर को रख देते हैं और उसके अंदर जो है ऑक्सीजन आ रही होती है, उसके अंदर जो है वो ऑक्सीजन आ रही होती है। तो इस प्रकार के डिवाइस को हम लोग बोलते हैं ऑक्सी हुड। क्या बोलते हैं? ऑक्सी हुड, ठीक है। क्या दिखाई दे रहा है ये? गुरुजी तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाई दे रही है। ये क्या है? ये अलार्म घड़ी और ये, चलो भाई, यह है छोटे बच्चे में वजन को नापने के लिए नियोनेट्स बोल दो या फिर पीडियाट्रिक बोल दो, इन्फेंट बोल दो। इन्फेंट में वेट को मेजर करने के लिए विशेष प्रकार के स्केल का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्केल को हम लोग बोलते हैं साल्टर स्केल, जिस स्केल को हम लोग बोलते हैं साल्टर स्केल। यह साल्टर स्केल छोटे बच्चे में वेट को मेजर करने में काम आता है। बच्चे को इसमें बिठा देते हैं, इसको लटका देते हैं, कांटा घूमता है और कांटा घूमने के साथ वजन नापने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। हाँ भाई, ये क्या है? तराजू। हाँ यार, ये तराजू तो है, लेकिन इन्फेंट और नियोनेट्स का वेट को मेजर करने वाली यह एक यूनिट है। अगर ये अच्छे से नहीं दिख रही तो आपको दिखा देते हैं एक बार। हम्म,
ठीक है, तो ऑक्सीहुड अगर आपको नहीं समझ में आया था तो यह जो आपको दिख रहा है यह डिवाइस, यह है ऑक्सीहुड। ठीक है, यह है साल्टर स्केल। अब यह क्या है, नियोनेट्स का और इन्फेंट्स का वेट मेजर करने के लिए एक विशेष प्रकार का डिवाइस होता है जिसमें बेबी को हम लेटा देते हैं, पर इसका नाम भी बहुत स्पेशल होता है। इसे हम लोग बोलते हैं बीम बैलेंस वेट कैलकुलेटर। तो इसमें क्या होता है कि वही एक यूनिट होती है, वो बता देती है कि छोटे बच्चे का वजन कितना होता है। तो यह क्या है, बीम बैलेंस डिवाइस। कौन सा डिवाइस है, बीम बैलेंस डिवाइस। ये बताओ, आइडेंटिफाई करो इसको, बताओ छोटा बच्चा किस रोग से पीड़ित है। छोटा बच्चा, इस कंडीशन को देख के बताओ कौन से रोग से पीड़ित है। ध्यान से समझना, जब किसी बेबी को एपीग्लोटाइटिस हो जाए, एपिग्लोटिस का इन्फ्लामेशन हो जाए, एपिग्लोटिस इज अ मेडिकल इमरजेंसी। अगर ऐसा एपिग्लोटिस जो है कई बार वो बढ़ जाती है, वो क्राउफ में भी कन्वर्ट हो सकती है, ऐसे में यह एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। तो एपिग्लोटिस के इन्फ्लामेशन की वजह से बेबी ब्रीदिंग नहीं कर पाता है, ब्रीदिंग नहीं कर पाने के कारण वो हाफने लग जाता है। तो कई बार वो क्या करता है, अपने हाथों को आगे रख देगा, टंग को इस प्रकार से बाहर निकाल देगा और फिर सांस लेगा। जैसे एक आपने डॉग को देखा होगा ना, डॉग डॉग किस प्रकार से टंग जो है वो अपनी बाहर निकाल करके रेस्पिरेशन करने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार बेबी के हाथ पैर जो होते हैं वो बाहर होते हैं, हाथ जमीन पर होते हैं, मुंह बाहर की तरफ होता है, टंग बाहर की तरफ होती है, और फिर जो है हमारा बेबी वो रेस्पिरेशन करने का प्रयास करता है। इस प्रकार के रेस्पिरेशन को हम, या फिर इस प्रकार की पोजीशन को हम बोलते हैं ट्राइपोड पोजीशनिंग। ट्राइपोड पोजीशनिंग, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइपोड पोजीशनिंग। तो व्हाट इज ट्राइपोड पोजीशनिंग, एपिग्लोटाइटिस के दौरान ब्रीदिंग पैटर्न को मेंटेन रखने के लिए बेबी जिस पोजीशन में आपको दिखाई देगा उस प्रकार की पोजीशन को बोलेंगे हम ट्राइपोड पोजीशनिंग। आओ फिर नेक्स्ट इमेज पे। अब इसमें क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, सर ये क्या कर रही है, खुश मत हो, ये वो नहीं कर रही है जो आप सोच रहे हैं। तो बताओ यार, ये बच्चे को ऐसी पोजीशन क्यों देते हैं अपन, है यार। एक और चीज बताओ, इसमें इमेज में दिख रहा होगा, ये बच्चे के पैर मम्मी ने ऊपर, बच्चे को लेगो तो ऐसे लोगे ना, पैर ऊपर क्यों ले रखे हैं, फ्रॉग की तरह, जैसे मेंढक के पैर होते हैं ना ऊपर, वैसे क्यों कर रखे हैं। बताओ, आइडेंटिफाई करो, ये ऐसी पोजीशन बेबी को कब देते हैं, कब ले लेता है बच्चा। ध्यान से सुन लो, जब कभी भी बच्चे को टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट वाली कंडीशन हो, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस हो, तो टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट की कंडीशन में क्या होता है, बॉडी में प्रॉपर सप्लाई नहीं है, बेबी को ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ऐसे में ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा करने के लिए, ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा करने के लिए, ब्लड सप्लाई को एडिक्वेट करने के लिए बेबी जो होता है ना वो स्क्वाटिंग पोजीशन ले लेता है। तो यह पूछा जाता है ट्राइपोड पोजीशनिंग सीन इन एपिग्लोटाइटिस, स्क्वाटिंग पोजीशन सीन इन टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट। तो कई बार क्या करते हैं, व्हाट इज टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट में स्क्वाटिंग पोजीशन, मेनली कुछ भी करो, कुछ भी करो, कैसे भी करो, अपने थाई को चेस्ट से चिपका दो, चाहे वो 1 दिन का न्यूनेट हो, चाहे वो 10 साल का बच्चा हो, अपने थाई को, बेबी के थाई को चेस्ट से लगा देना, इसे हम बोलते हैं नी चेस्ट पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन है, ये पूछ ले आपसे तो बता देना, यह नी चेस्ट पोजीशन है। इसमें भी तो नी चेस्ट से जो है एडेयर हो रहे हैं ना, तो नी चेस्ट पोजीशन बोल दो, या फिर इसको बोल दो स्क्वाटिंग पोजीशन। देखो स्क्वाटिंग पोजीशन, नीचे पोजीशन और स्क्वाटिंग पोजीशन कौन सी डिजीज में बच्चा अज्यूम करता है, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट में, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज में, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज में क्या लिखा हुआ है, नर्स पुट्स इन्फेंट इन अ नी चेस्ट पोजीशन। ये हमारी जो नर्स बहन जी हैं, यह इस बेबी को नी चेस्ट पोजीशन में होल्ड किए हुए हैं। क्यों, क्योंकि कई बार अब छोटा बच्चा है, उसको केनुला भी लगाना है, आप उसको पकड़ोगे वो रोएगा भी सही, तो ऐसे में वो साइनोटिक स्पेल में चला जाता है। व्हाट इज साइनोटिक स्पेल, बात करते हैं नेक्स्ट इमेज में, पहले इसको आइडेंटिफाई कर लो तब तक। क्या दिख रहा है यार, ये चलो इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। बताओ
क्या दिख रहा है इमेज में? इस इंस्ट्रूमेंट का, इस डिवाइस का नाम बताओ, क्या है ये? ऑप्शन नंबर ए, यह रेडिएंट वार्मर है क्या? दूसरा, यह इंक्यूबेटर है क्या? इन्फेंट इंक्यूबेटर। तीसरा, यह फोटोथेरेपी मशीन है, या ये तीनों है? बता दो, जल्दी बताओ यार, क्या कर रहे हो? क्या ये रेडिएंट वार्मर है, ये फोटोथेरेपी, ये क्या है? ये लाइट जो है फोटोथेरेपी देती है क्या? या फिर ये इंक्यूबेटर है जिसमें बच्चे को रख देते हैं? क्या है ये? दिस इज ओनली 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 रेडिएंट वार्मर। ये क्या है? दिस इज ओनली अ रेडिएंट वार्मर। ये रेडिएंट वार्मर है। इस रेडिएंट वार्मर में ये वाला जो है यूनिट, ये हीट जनरेटिंग यूनिट होती है। यह कौन सी मशीन दिख रही है? रेडिएंट वार्मर। अब बताओ ये क्या दिख रहा है? ये क्या है? ये रेडिएंट वार्मर है, इन्फेंट इंक्यूबेटर है, या फोटोथेरेपी मशीन है? इसमें तो समझ जाओगे कि सर इसमें तो बेबी को पूरा कवर किया गया है, तो इसको हम लोग, अगर बेबी को कवर किया गया है तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? इनक्यूबेटर, जिसमें हम बेबी को रखते हैं ना, ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, उसको टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, नियोनेट का इंक्यूबेटर। इन्फेंट इंक्यूबेटर नाम की मशीन आपको दिखाई दे रही है, ठीक है? ये क्या है यार, इसको पहचानो। अब मेरी बात ध्यान से समझो, रेडिएंट वार्मर देखा था, उसमें लाइट थोड़ी लगी हुई थी, भले ही उसकी लाइट बंद थी, उसमें लाइट नहीं थी, वो हीटिंग यूनिट थी। यहां पर आपको क्या दिख रही है? लाइट दिख रही है, फ्लोरोसेंट लाइट का पैनल दिख रहा है। इसमें हम जॉन्डिस वाले बेबी को रखते हैं ना, जॉन्डिस वाले बेबी जिसका बिलीरुबिन लेवल बढ़ा हुआ है, तो इसका बिलीरुबिन का फोटो ऑक्सीडेशन होता है। फोटो ऑक्सीडेशन और फोटो आइसोमराइजेशन होता है, मेनली फोटो ऑक्सीडेशन होने लग जाता है, लाइट गिरेगी बॉडी पर, बिलीरुबिन का फोटो ऑक्सीडेशन होगा, वो बिलीरुबिन जो है वो यूरिन में सॉल्युबल फॉर्म में चला जाएगा, फीकल मटेरियल में सॉल्युबल फॉर्म में चला जाएगा, है ना? ये कौन सी मशीन है? फोटोथेरेपी मशीन है ना? ठीक है, एक मैंने रेडिएंट वार्मर में डिफरेंस आ गया, इंक्यूबेटर में डिफरेंस आ गया, और फोटोथेरेपी में डिफरेंस आ गया। यस और नॉट? यस, आंसर आना चाहिए ना? ठीक है, हाँ बताओ यार, इसमें क्या दिख रहा है अपने को? आइडेंटिफाई इट। ये क्या दिखा रहे हैं बेबी के माउथ में? ये वाला फोटो नहीं है कि कृष्ण भगवान के माउथ में अंतरिक्ष दिखाया जा रहा हूं, नहीं 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 नहीं, यह वही वाली कंडीशन है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, वही है क्या? वही। व्हाट इज दिस? दिस इज साइनोटिक स्पेल, यानी कि जिस बच्चे को हार्ट डिजीज होती है, उस बच्चे में साइनोसिस की कंडीशन होने लग जाती है, और जब वह रोता है तो उसके हैंड्स साइनोज हो जाते हैं, लोअर लिम्स भी साइनोस हो जाते हैं, और माउथ भी साइनोस हो जाता है। माउथ का इंटरनल पार्ट बहुत ज्यादा साइनोस हो जाता है, उनका ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है। इस प्रकार की कंडीशन को हम लोग बोलते हैं साइनोटिक स्पेल। अरे क्या बोलते हैं? साइनोटिक स्पेल। हाँ ये बताओ, क्या बताएं सर इसमें? महिला दिख रही है सर हमको तो। कोई बात नहीं, अभी महिला के साथ साथ जो दिखना चाहिए वो भी दिखा देते हैं आपको। हाँ, अब थोड़ा बहुत अपने को समझ में आ जाएगा। क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? एक फीमेल आपको दिखाई दे रही है। इस फीमेल पेशेंट की हम लोग मेजर कर रहे हैं हाइट। तो यहां पर इसके सर पर एक विशेष प्रकार का डिवाइस का एक हैंडल लगा हुआ है, यानी कि दिल्ली एम्स 2018 के एग्जाम में पूछा गया। इसको क्या बोलते हैं? लंबाई नापने वाले इस उपकरण को हम लोग बोलते हैं स्टाडियोमीटर। लंबाई नापता है ये, क्या है यह? स्टाडियोमीटर। तो इन्फेंटोमीटर बता दिया, इन्फेंटोमीटर बता दिया, और स्टाडियोमीटर बता दिया, साल्टर स्केल बता दिया, और बीम बैलेंस बता दिया। देखो कंपैरिजन करते हुए चलना, बीम बैलेंस भी बता दिया और स्टाडियोमीटर भी बता दिया, बीम बैलेंस भी बता दिया, साल्टर स्केल भी बता दिया, इन्फेंटोमीटर भी बता दिया और स्टाडियोमीटर भी बता दिया।
यस और नॉट। इसी प्रकार से ट्राइपॉड पोजिशनिंग भी बता दी और स्क्वाटिंग पोजिशनिंग भी बता दी। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ भाई, क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखने की कोशिश करनी है। हाँ, अब अच्छे से कंडीशन आपको दिख रही होगी। क्या है ये सब, बेबी के बैक वाले पोर्शन पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, सवाल यह है, आइडेंटिफाई कीजिए इस कंडीशन को। तो यह जो कंडीशन है, जब बेबी के बैक में छोटे 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 नीले नीले हिस्से पाए जाते हैं, इन नीले वाले हिस्सों को हम लोग बोलते हैं मंगोलियन स्पॉट। ये मंगोलियन स्पॉट जन्म के थोड़े दिनों बाद अपने आप ही रिमूव हो जाते हैं, लेकिन जन्म के साथ ही छोटे बच्चे के शरीर पर पीठ के पीछे वाले हिस्से में, मेनली लोअर बैक पोर्शन के अंदर, लोअर बैक पोर्शन के अंदर नीले प्रकार के विशेष प्रकार के पेचेस, इकाइमोसिस जैसी कंडीशन दिखाई देती है, जिनको हम लोग बोलते हैं मंगोलियन स्पॉट। तो मंगोलियन स्पॉट भी बता दिया और हार्लेक्विन साइन भी बता दिया। जी हाँ, आइडेंटिफाई कीजिए इस कंडीशन को, क्या दिखाई दे रहा है। अब देखो यार, यहाँ पे क्या है, मैंने आप लोगों को बता दिया एक मसल, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कभी एग्जाम में पूछ लेगा। क्योंकि छोटे बच्चे को हम जो इंजेक्शन लगाते हैं वो तो थाई में लगाते हैं ना, 3 साल से छोटे बच्चे को इंजेक्शन थाई में लगाते हैं, कई बार उसके बोन में जो अपना टीबिया वाला है वहाँ पे भी इंजेक्शन लगाते हैं, इंट्राओशियस साइट पे भी लगाते हैं। मेनली अपने ये वाला देखो, तो कई बार क्या होता है, जो बेबी को अगर हमें इंजेक्शन लगाना है, तो इंजेक्शन लगाने के लिए हम जो साइट चूज करते हैं वो साइट होती है वेस्टुस लैटरलिस मसल। तो आपको कैसे पता है कि कौन सी मसल में लगाएं? तो देखो ध्यान से समझना, ये जो हमारा थाई वाला एरिया है ना, इस पे जो लेटरल वाली जो मसल है ना, लेटरल वाली मसल, ये वाली जो मसल है, इस वाली मसल में हम लोग क्या करते हैं, इस वाली मसल को हम लोग आईएम इंजेक्शन लगाते हैं। तो बाहर वाली मसल को हम लोग बोलेंगे वेस्टुस लैटरलिस मसल, बीच वाली को बोलेंगे रेक्टस फिमोरिस मसल, और अंदर वाली को बोलेंगे वेस्टुस मीडियलिस मसल। तो आपको तो बाहर वाली को याद रखना है कि कौन सी मसल है, वो वेस्टुस लैटरलिस मसल, जिसमें छोटे बच्चों को, पीडियाट्रिक क्लाइंट्स को आईएम इंजेक्शन लगाया जाता है। हाँ भाई, इसको आइडेंटिफाई करो, क्या दिखा रखा है इमेज में। सर सिंपल है, बेबी माँ से अटैच्ड है, तो ऐसी केयर को क्या बोलते हैं? कंगारू मदर केयर। कंगारू मदर केयर। ठीक है, आइडेंटिफाई करो, क्या दिखाई दे रहा है। आपने देखा होगा, जो हमारा नॉर्मल बेबी होता है, बेबी को अगर आप हाथ में लो, थोड़ा सा उसे हवा में उछालो, तो वह हवा में उछालने पर अपने हाथों को बाहर की तरफ खोल लेता है। इस प्रकार के रिफ्लेक्स को हम लोग बोलते हैं मोरो रिफ्लेक्स। तो आइडेंटिफाई दिस रिफ्लेक्स, यह कौन सा रिफ्लेक्स है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है? इसे हम लोग बोलेंगे मोरो रिफ्लेक्स। ठीक है, तो गाइज यहां तक ये सब कुछ इतना ही था। इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़े हैं पीडियाट्रिक रिलेटेड इमेज बेस्ड क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।